स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। देखा जाए तो संक्षिप्तियों का पार्ट 2 है ये दो पार्ट में संक्षिप्तियां हम इस वजह से लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर के 50% सवाल देखा जाए तो संक्षिप्तियों और सूक्ष्म दृष्टि, खेल, परिदृश्य, इन तीनों को मिला दिया जाए तो 50% सवाल आपके कवर करते हैं। और इसी वजह से संक्षिप्तियों में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हम स्किप करते हुए चले, पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं। ये क्लास आप यूट्यूब पर भी देख रहे हैं और ये क्लास जो हमारा रिवीजन सीरीज जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, रिवीजन सीरीज में देखा जाए तो संक्षिप्तियों का टॉपिक मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है और उस संक्षिप्तियों के टॉपिक में ये वीडियो आप ऐप पर भी देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए आप ऐप पर और यूट्यूब दोनों जगह ये वीडियो देख रहे हैं। अपने इस वीडियो में हम योजना परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे, आगे जो प्रमुख सम्मेलन हुए हैं, पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं और अन्य भी बहुत कुछ, सब कुछ चर्चा करेंगे यहाँ पर संक्षिप्तियों के दृष्टिकोण से। जो भी पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं योजना परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर देखा जाए तो भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना। अब ये भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना, इसके बारे में चर्चा करें तो 5 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरार बंदरगाह पर भारत के पहले पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो याद रखना भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना कहां पर, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर इसका जो है शुभारंभ किया गया है। और लागत की बात कर ले यहां पर तो लागत कितना है, 3.87 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना। अब ये जो महत्वपूर्ण खनिज है इनके पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा द्वितीय स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन हेतु देश में पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी। महत्वपूर्ण यहां पर यही हो जाता है कि ये परियोजना आपसे परीक्षा में कथन में पूछ सकता है। 2 कथन वाले जो सवाल आते हैं करंट अफेयर के, वहां पर पूछेगा और पूछेगा कि देखा जाए तो इसको मंजूरी कब दी गई। ठीक है, पहला पॉइंट दे देगा महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी 3 सितंबर 2025 को दी गई, पहला कथन। दूसरा कथन दे देगा कि यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर 2028-29 तक लागू रहेगी। तो ये 2028-29 नहीं, 2030 से 31 तक लागू रहेगी, 6 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय पहल के बारे में चर्चा करते हैं। 2 सितंबर 2025 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने भारतीय पहल का शुभारंभ किया है। यहां पर देखा जाए तो एपिडा के द्वारा भारतीय पहल का शुभारंभ किया गया है। यह पहल 100 कृषि खाद्य और कृषि तकनीकी स्टार्टअप्स को, ठीक है, 100 कृषि खाद्य और कृषि स्टार्टअप्स को सशक्त बनाएगी। साथ ही साथ देखा जाए नवाचार को बढ़ावा देगी और वर्ष 2030 तक $50 बिलियन निर्यात का लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो इस वजह से यह पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखें, निवेशक विधि चरण 2। अब ये जो निवेशक निधि चरण 2 है 1 सितंबर 2025 को, यहां पर देखा जाए विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने हैदराबाद तेलंगाना में निवेशक निधि सेकंड का शुभारंभ किया है। यह महिलाओं द्वारा महिलाओं की वित्तीय जागरूकता के लिए शुरू की गई त्वरित पहल है। ठीक है, आगे देखिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में चर्चा कर ले तो 29 अगस्त 2025 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। और यह योजना के अंतर्गत देखा जाए तो राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। और पहली किस्त में देखा जाए तो प्रत्येक चयनित महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो याद रखना ये योजना परीक्षा में पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। आगे देखें, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के पुनर्गठन एवं अवधि विस्तार। अगस्त 2025 को देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस योजना की अवधि जो थी, इस योजना की अवधि को विस्तार दे दिया गया है। 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 31 मार्च 2030 इस योजना को बढ़ा दिया गया। 31 मार्च 2030 तक ये योजना संचालित होती रहेगी। आगे देखते हैं, यहां पर देखा जाए इस योजना का कुल परिव्यय कितना, इस योजना का कुल परिव्यय लगभग 7,332 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत दिए जाने वाले जो ऋण की प्रथम किस्त है उसको 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। द्वितीय किस्त जो 20,000 की थी उसको बढ़ा के 25,000 और जो तृतीय किस्त थी, तीसरी किस्त थी, वो पहले की तरह 50,000 की ही है। चलिए आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट आरोहण के बारे में चर्चा करें। जो प्रोजेक्ट आरोहण है ये 26 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की। परीक्षाओं से पूछेगा कि प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध किससे है, तो जो टोल प्लाजा पर कर्मचारी होते हैं उनके बच्चों को
देखा जाए तो शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी जो शैक्षिक आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की गई है। ठीक है, किसके सहयोग से? यहां पर देखा जाए तो जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसने वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से इसका जो है वो कार्यान्वयन स्टार्ट किया है। आगे देखें, गया में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। तो 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में 12,000 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पटना जिले के मोकामा से बेगूसराय को जोड़ने वाली ओंट समरिया पुल का राष्ट्र को समर्पित किया। बक्सर थर्मल प्लांट जो है यहां पर देखा जाए 660 गुणे 1 मेगावाट का यह प्लांट है, इसका उद्घाटन किया। मुजफ्फरपुर में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। पूछ सकता है कि बिहार के किस जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया पीएम मोदी के द्वारा? तो मुजफ्फरपुर में पड़ता है ये। वहीं पर देखा जाए अमृत 2.0 के तहत औरंगाबाद, बोध गया और जहानाबाद में पेयजल योजना की शुरुआत की गई है। अमृत भारत एक्सप्रेस गया से दिल्ली के बीच में हरी झंडी भी दिखाई गई है। आगे चलते हैं, कोलकाता में विकास परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। तो 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 5200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत परियोजना की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। उन्होंने 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया है और जेसोर रोड से नोआपाड़ा जय हिंद विमानबंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। चलिए आगे चलते हैं, गीता भवन स्थापना योजना के बारे में चर्चा करते हैं। जो गीता भवन स्थापना योजना है इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो ये गीता भवन स्थापना योजना 19 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा नगरीय निकाय में गीता भवन स्थापना की योजना को स्वीकृति दी गई है। यह योजना 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी और गीता भवन के निर्माण, विस्तार, संधारण और अतिरिक्त निर्माण के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो समाज में पठन पाठन की रुचि को जागृत करना और यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त वैचारिक अध्ययन केंद्र के साथ साथ में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना गीता भवन स्थापना योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहां पर हम चर्चा करें कुछ अन्य प्रमुख योजना कौन कौन सी हैं। पुनौरा धाम और मंदिर परिसर समग्र विकास वृहद योजना। अब ये देखा जाए तो 8 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देखा जाए तो बिहार के सीतामढ़ी में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर के परिसर की वृहद योजना का भूमि पूजन किया गया। तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है पुनौरा धाम मंदिर परियोजना का जो शिलान्यास है वो किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा किया गया है। और ये जो मंदिर है ये कहां पर बनाया जाएगा? तो सीतामढ़ी में बनाया जाएगा, जो मां सीता की जन्मस्थली है पुनौरा धाम। यहां पर देखा जाए पुनौरा धाम को शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी के भव्य मंदिर 68 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यहां पर देखा जाए लगभग 890 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ठीक है, यहां 68 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 890 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार योजना। ठीक है, यहां पर चर्चा कर लेते हैं। 8 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मैत्री योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, मैत्री योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत 175 इंजीनियरिंग संस्थान और 100 पॉलिटिकल संस्थान जो पॉलिटेक्निक संस्थान है सहित कुल 275 तकनीकी संस्थानों की गुणवत्ता, समानता और सुशासन को सुधार किया जाएगा। केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना के लिए वर्ष 2025-26 से 2029-30 की अवधि के लिए 4200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब वाराणसी में देखा जाए, वाराणसी में कुछ विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया पीएम मोदी के द्वारा। तो देखा जाए तो 2200 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का शिलान्यास 2 अगस्त 2025 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। और यहीं से देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो पीएम किसान योजना है उसकी 20वीं किस्त भी जारी की गई, जिसके अंतर्गत 6000 रुपए सालाना जो किसानों के खाते में आता है डीबीटी के माध्यम से, उसकी 20वीं किस्त जारी की गई। देखा जाए तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना चर्चा कर ले तो 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी है। और इस योजना के तहत देखा जाए तो 25-26 से 28-29 तक 4 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए का बजटीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त चक्र है, ठीक है, 15वें वित्त आयोग चक्र है 2021-22 से लेकर 25-26 के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए देखा जाए, यहां पर के लिए देखा जाए तो 65 यानी कि 6520 करोड़, ठीक है, 6520 करोड़ या 6520 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय शामिल है।
ज्ञान भारतम मिशन के बारे में चर्चा करें तो प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन पहल की शुरुआत की गई है। परीक्षा में आपसे पूछेगा ज्ञान भारतम मिशन, बहुत महत्वपूर्ण है और आई थिंक ये सवाल पूछा भी जा चुका है अभी। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन का संबंध किससे है? तो जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनके डिजिटलीकरण से संबंधित है ज्ञान भारतम मिशन। आरओ में शायद ये सवाल पूछा गया था आपसे। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो इस मिशन के तहत होगा क्या, इस मिशन के तहत भारत भर में फैली 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। थुत्तुकुड़ी में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण। अब यहां पर जो थुत्तुकुड़ी है, यहां पर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया गया। तो 26 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी में देखा जाए तो 4,800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। यहां पर प्रधानमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन थुत्तुकुड़ी हवाई अड्डे पर किया है। ठीक है, और इसी के साथ देखा जाए कुछ अन्य पॉइंट्स भी देख लेते हैं। यहां पर उन्होंने एक प्रमुख विद्युत पारेषण परियोजना कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 और 4, यहां पर देखा जाए जो 2 गुणे 1000 मेगावाट की हैं, इनकी बिजली निकासी हेतु अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली, जो पारेषण प्रणाली है, इसकी आधारशिला भी रखी है। चलिए आगे चलते हैं। दुर्गापुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। तो 18 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ये दुर्गापुर कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, और यहीं पर 5400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। 18 जुलाई को दुर्गापुर में 5400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। चर्चा करें तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया जिले में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना का शिलान्यास किया है, जिसकी लागत कितनी है? 1950 करोड़ रुपए है। ठीक है, और यहीं पर देखा जाए तो दुर्गापुर से कोलकाता तक फैली 132 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है, इसका जो खंड है, इसको भी राष्ट्र को समर्पित किया है। अब ये याद रखिएगा, दुर्गापुर से कोलकाता तक फैली जो दुर्गापुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, इसकी लंबाई कितनी है? 132 किलोमीटर है। इसको आपको याद रखना होगा। यहां पर देखा जाए प्रधानमंत्री ने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन जो है, रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम की स्थापना को राष्ट्र को समर्पित किया है, जिसकी कीमत कितनी है? 1457 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। ठीक है, आगे चलते हैं। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना। अब यहां पर देखा जाए जुलाई 2025 में गुजरात में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसी के साथ गुजरात विशेष रूप से जनजातीय समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है। परीक्षाओं से पूछेगा कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने जनजातीय समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल की शुरुआत की है? तो जनजातीय समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, यहां पर अदिति योजना के बारे में चर्चा करते हैं। अदिति योजना आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखा जाए 15 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा पानीपत हरियाणा से अदिति योजना की आधिकारिक शुभारंभ किया गया। तो परीक्षा में पूछे कि अदिति योजना कब शुरू की गई? 15 जुलाई 2025 को शुरू की गई। कहां से शुरू की गई? हरियाणा से शुरू की गई है, पानीपत से। किसके द्वारा शुरू की गई? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत देखा जाए तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाने हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना विद्युत मंत्रालय की एक पहल है जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें तो इस योजना का बजटीय परिव्यय कितना है? 1000 करोड़ रुपए इस योजना का बजटीय परिव्यय है। आगे चर्चा करते हैं राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना। अब ये जो राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना है, इसके बारे में चर्चा करें तो 8 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने समुद्री और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने हेतु राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना के कार्यान्वयन हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना में वर्तमान नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस नेटवर्क को NMDA नेटवर्क में उन्नत करने के साथ साथ AI सक्षम सॉफ्टवेयर भी शामिल किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बी वाइज पहल के बारे में चर्चा करते हैं। जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला सशक्तिकरण वर्टिकल ने महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित तकनीकी क्षेत्र में सशक्त बनाने हेतु नई वैश्विक पहल वाइज, ठीक है, अब ये जो वाइज है, वाइज पहल, ठीक, वाइज पहल इंपॉर्टेंट हो जाता है, वुमेन इन इनोवेशन साइंस इंटरप्राइजेस, ठीक है, इंटरप्रेन्योर्स। अब ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाइज का फुल फॉर्म यहां पर आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए अन्य कौन सी योजना परियोजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना। ठीक है, यहां पर नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना है, और ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने शिमला हिमाचल प्रदेश में आयोजित 196वें जो ESIC निगम बैठक है, इसी राज्य कर्मचारी बीमा निगम बैठक जो थी 196वीं बैठक जो हुई थी, उसी में इसको मंजूरी प्रदान की गई है। आगे देखा जाए अनुसंधान विकास और नवोन्मेषण योजना चर्चा कर लेते हैं। तो 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रणनीतिक और उभरते कार्य क्षेत्र में अनुसंधान विकास और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना हेतु 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इस योजना की नोडल विभाग भी होगा। जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसी के द्वारा देखा जाए योजना विकास का नवोन्मेष जो योजना है इसके नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 लेन परमकुंडी रामनाथपुरम खंड परियोजना। अब ये परियोजना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस वजह से इसको स्किप करेंगे। यहां पर देखा जाए अन्य जो परियोजनाएं हैं ये मई जून की परियोजनाएं हैं जिसको आप दृष्टि 1 में आप कवर कर चुके हैं। ठीक है, दृष्टि 1 में ऑलरेडी आप देख चुके हैं, तो इस वजह से देखा जाए जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पे आइए हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहां पर देखा जाए हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मिशन मौसम के बारे में। ये मिशन मौसम जो है, ये मिशन मौसम आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, मिशन मौसम जो है ये परीक्षा में आपके सीधे सीधे पूछ सकता है। इस वजह से देखा जाए इसको मैंने पहले ही हाईलाइट करके रखा था, और जो हार्ड कॉपी मुझे मिली थी उस हार्ड कॉपी में मैंने इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखा है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है इसकी 150वीं स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर देखा जाए इसका शुभारंभ किया गया 14 जनवरी 2025 को। ठीक है, 14 जनवरी 2025 को देखा जाए परीक्षा में आपसे क्या पूछेगा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग जो IMD है, IMD की स्थापना के कितने वर्ष 2025 में पूरे हुए हैं। तो 2025 में जो IMD है इसकी स्थापना के 150 साल पूरे हो गए, और इसी अवसर पर देखा जाए तो मिशन मौसम PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ये देखा जाए तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है, जो मिशन मौसम है इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो अत्याधुनिक मौसम निगरानी प्रौद्योगिकी और प्रणालियों का विकास करना, उच्च रेजोल्यूशन वायुमंडलीय पर्यवेक्षण, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों तथा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों का उपयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे चलते हैं। जो बीमा सखी योजना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बीमा सखी योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा में इस योजना का शुभारंभ किया गया था 9 दिसंबर 2024 को। यह योजना महिलाओं जो 70 से यहाँ पर देखा जाए 18 से 70 वर्ष के बीच में है उनको भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ठीक है, जो बीमा सखी योजना है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, PM मोदी के द्वारा पानीपत हरियाणा से। उद्देश्य क्या था कि जो महिलाएं हैं 18 से 70 वर्ष के बीच में हैं उनको LIC का एजेंट बना दिया जाए ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। ठीक है, और यहां पर देखा जाए योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में मासिक 7,000 रुपए, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपए और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपए मानदेय के रूप में मिलेगी। इसके अलावा बीमा पॉलिसी बेचने पर कमीशन भी प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं कुछ प्रमुख ऑपरेशन और अभ्यास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण अभ्यास और ऑपरेशन है उन पे चर्चा करें तो युद्ध अभ्यास 2025। ठीक, अब ये जो युद्ध अभ्यास 2025 है इसके बारे में देखें तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 1 से 14 सितंबर 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर, फोर्ट वेनराइट अलास्का में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखें अभ्यास अचूक प्रहार। अभ्यास अचूक प्रहार जो है ये 25 से 28 अगस्त 2025 के बीच में यह संयुक्त अग्नि अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। ठीक है, ये संयुक्त अग्नि अभ्यास है, इसका आयोजन कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। इसे भारतीय सेना के स्पेयर कोर और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस जो ITBP है उसके द्वारा आयोजित किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखा जाए तो 2024 में देखा जाए तो नक्सलियों से संबंधित सवाल पूछा था एक। ठीक है, नक्सलियों से संबंधित सवाल पूछा था और उसी दृष्टिकोण से ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो 3 सितंबर 2025 को देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है इसका सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले जवानों को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया और इसी वजह से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो था वो चर्चा में आ गया था। यहां पर ब्राइट स्टार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखिए जो ब्राइट स्टार है ये 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 के बीच में इसका आयोजन कहां पर किया गया था, मिस्र में किया गया था ब्राइट स्टार का। यह मिस्र द्वारा USA के सहयोग से आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास है। इसमें भारत की ओर से सशस्त्र बलों और मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के 700 से अधिक कर्मचारियों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास मैत्री। अब ये जो अभ्यास मैत्री है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए
तो अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के संयुक्त अभ्यास है, ये 14वां संस्करण 11 से 14 सितंबर 2025 के मध्य उमरोई में इसका आयोजन किया गया था। उमरोई कहां पर पड़ता है? मेघालय में पड़ता है, और यहीं पर इसका आयोजन हुआ था। आगे देखें भारत एनसीएक्स 2025। अब ये जो भारत एनसीएक्स है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो 21 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के मध्य इसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर अभ्यास का आयोजन किया गया, और इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय भारतीय साइबर स्पेस के परिचालन तैयारियों को बढ़ावा देना था। किसको बढ़ावा देना? जो भारतीय साइबर स्पेस का परिचालन तैयारियां है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखा जाए तो भारत एनसीएक्स का आयोजन किया गया था। आगे देखें सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान। 1 से 31 जुलाई 2025 के मध्य यह अभियान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। आदर्श वाक्य क्या था? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ठीक है। एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान देखा जाए तो 5 जून 2025 को यह अभियान लॉन्च हुआ था। लक्ष्य क्या था? 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक, और 10 करोड़ पेड़ लगाना यहां पर था। 10 करोड़ पेड़ लगाया जाएगा। कब से कब तक? 5 जून से 30 सितंबर 2025 के बीच में 10 करोड़ पेड़ लगाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया गया था। साइबर सुरक्षा अभ्यास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 16 से 27 जून 2025 के मध्य भारत में इसका आयोजन किया गया था, और देखा जाए तो इसे हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तत्वाधान में डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा आयोजित किया गया था। यहां पर देखा जाए अभ्यास टाइगर क्लॉ 2025, जो टाइगर क्लॉ अभ्यास है, तो 26 मई से 10 जून 2025 के बीच में भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच में इस अभ्यास का आयोजन किया गया था, और पहला संस्करण था और भारत में आयोजित हुआ था। पहला संस्करण इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभ्यास टाइगर क्लॉ 2025 किसके किसके बीच आयोजित हुआ? भारत और अमेरिका के बीच में पहला वायुसैनिक अभ्यास था। विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है इसके बारे में चर्चा करें तो 29 मई से 12 जून 2025 तक देशव्यापी स्तर पर इसका आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य क्या था? देश भर में 1.5 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचाना तथा उनसे सीधा संवाद करना। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का औपचारिक शुरुआत जो हुई थी, कहां से हुई थी? पूरी उड़ीसा से इसकी शुरुआत हुई थी, और देखा जाए गुजरात के बारडोली में यह समाप्त हुआ था। आगे चर्चा कर लेते हैं मानवीय सहायता और आपदा राहत। ठीक है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास 2025। देखा जाए तो यह अभ्यास भारतीय नौसेना और मालदीव है, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? मुफिला फुसी। ठीक है, मुफिला फुसी एटॉल, ये मालदीव में पड़ता है, यहीं पर इसका आयोजन हुआ था। इसमें भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस शारदा ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। मेघायन 25 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना द्वारा मौसम विज्ञान और समुद्री विज्ञान की संगोष्ठी पर तीसरा संस्करण नौसेना भवन नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, मेघायन 25 के नाम से। आगे देखा जाए इनियोकॉस 2025, ये ग्रीस के हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ग्रीस के एंड्रविडा एयरबेस पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। देखा जाए तो अभ्यास प्रचंड प्रहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय सशस्त्र बलों के बीच त्रिसेवा एकीकृत बहुक्षेत्रीय युद्ध अभ्यास है, और अरुणाचल प्रदेश की ऊंचाइयों वाले इलाकों में इसका आयोजन किया गया था। तो प्रचंड प्रहार का आयोजन कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। यहां पर देखा जाए अभ्यास डेजर्ट हंट के बारे में चर्चा करें तो ये देखा जाए डेजर्ट हंट जो है ये वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया था। कहां पर? जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था। आगे हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास और ऑपरेशन, उनको देखते हुए चलते हैं। सागर कवच, जो सागर कवच है ये तटीय सुरक्षा अभ्यास है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया था। ऑपरेशन कोमोडो, जो ऑपरेशन कोमोडो 2025 है, ये किसके बीच में? इंडोनेशिया नौसेना बाली के बीच में, बहुराष्ट्रीय इंडोनेशिया की जो नौसेना है उसके द्वारा बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था, और यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यहां पर देखें तो भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस शार्दुल लंबी दूरी तय कर समुद्री निगरानी हेतु P-8I विमान ने भाग लिया था। यहां पर ट्रोपेक्स 2025 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना के थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज है, हिंद महासागर क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था। आगे चर्चा करते हैं SREX, जो SREX है इसके बारे में चर्चा करें तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास एवं कार्यशाला का 11वां संस्करण कोच्चि केरल में आयोजित किया गया था। विनबैक्स 2024, यहां पर चर्चा करें तो भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 5वां संस्करण अंबाला चंडी मंदिर हरियाणा में आयोजन किया गया था। ठीक है, वज्र प्रहार 2024 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत और अमेरिका स्पेशल फोर्सेस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण था। यहां पर देखा जिसका आयोजन कहां पर किया गया था? इडाहो के आर्चर कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। समुद्री साझेदारी अभ्यास के बारे में चर्चा करें, MPX के बारे में चर्चा करें, यहां पर देखा जाए तो भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना के बीच हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विध्वंसक INS दिल्ली ने किया था। विध्वंसक जो है INS दिल्ली, उसके द्वारा भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया गया था। आगे चर्चा करते हैं संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास। ठीक है, JMT अभ्यास, ज्वाइंट मिलिट्री जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है उसके बारे में चर्चा करें तो भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना जो है इसके बीच में पश्चिम बंगाल में
पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया था, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 2024 का। अब चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर, आयोग और समितियां देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आयोग और समितियां। हमने योजना, परियोजना, अभ्यास वगैरह देख लिया। अब चलते हैं योजना, यहां पर देखा जाए आयोग और समिति देखते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की और आदिवासी आइकॉन बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी मनाने हेतु एक समिति गठित की गई है। और यहां पर देखा जाए इन तीनों कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो परीक्षा में पूछ सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए देखा जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदिवासी आइकॉन जो है बिरसा मुंडा की जयंती और जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनकी जन्म शताब्दी मनाने के लिए, ठीक है, एक कमेटी गठित की जाएगी और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। कोचिंग संस्थानों पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता, प्रवेश परीक्षाओं में निष्पक्षता की जांच हेतु एक कमेटी गठित की गई है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विनोद जोशी के द्वारा की जाएगी। वहीं पर देखा जाए तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सुधार, साध्यता और जो सूचकांक है इसकी रूपरेखा हेतु एक समिति गठित की गई है और ये देखा जाए इसकी अध्यक्ष कौन होंगी? तो उपभोक्ता मामलों विभाग की जो सचिव है निधि खरे, उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ अन्य कमेटी के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय खेल महासंघ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानदंडों में संशोधन करने हेतु एक कमेटी गठित की गई है और यहां पर देखा जाए इस कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुणाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। एम्स के आधुनिकीकरण के लिए कमेटी गठित की गई है जो नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल है, वीके पॉल की अध्यक्षता में। वहीं पर नए आयकर विधेयक 2025 की जांच हेतु प्रवर समिति का गठन किया गया है और यहां पर देखा जाए इसकी अध्यक्षता ओम बिरला के द्वारा की जाएगी। 31 सदस्य इस समिति के सभापति भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वैजंत पांडा है, ठीक है। यहां पर देखा जाए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा नए आयकर विधेयक 2025 की जांच हेतु प्रवर समिति का गठन किया गया है और ये जो प्रवर समिति है इसके अध्यक्ष कौन होंगे? वैजंत पांडा होंगे और 31 सदस्यीय ये समिति है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं, सम्मेलन और समारोह पे आते हैं। अब जो सम्मेलन समारोह है यहां से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में 2 से 3 आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, हर बार 2 से 3 सवाल आते हैं। तो उस क्रम में चर्चा करें तो 27वां सरस आजीविका मेला, अब ये सरस आजीविका मेला आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी पीसीएस 2019 में सरस आजीविका मेला से संबंधित सवाल डायरेक्टली आपकी परीक्षा पूछा गया था, ठीक है। तो सरस आजीविका मेला देखा जाए तो 5 से 22 सितंबर 2025 के मध्य इसका आयोजन होता है। कहां पर? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। शिल्प समागम 2025 मेला के बारे में चर्चा करें तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन फ्रीडम पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था 5 से लेकर 14 सितंबर 2025 के मध्य, ठीक है। इसे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा ट्यूलिप के सहयोग से आयोजित किया जाता है। आगे चर्चा करें 16वीं भारत सिंगापुर रक्षा कार्य समूह की बैठक। अब ये जो 16वीं भारत सिंगापुर रक्षा कार्य समूह की बैठक हुई है कहां पर आयोजित की गई थी? सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। जो सम्मेलन समारोह होते हैं ना, सम्मेलन समारोह से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं सर कैसे पूछे जाते हैं? डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये सम्मेलन फलाना सम्मेलन है, कहां पर हुआ था। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। और यहां पर देखा जाए तो इसके किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है, किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आगे चलते हैं, 22वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? 22वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है इसका आयोजन बलरामपुर गार्डन लखनऊ में किया गया था। बलरामपुर एक जिला भी है लेकिन यहां पर याद रखिएगा बलरामपुर गार्डन जो पड़ता है ये कहां पर पड़ता है? ये लखनऊ में पड़ता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं अन्य कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के व्यापार मंत्रियों की बैठक 2025। अब ये जो बैठक है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? व्लादिवोस्तोक रूस में इसका आयोजन किया गया था 6 सितंबर 2025 को, ठीक है। आगे देखें दूसरा इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025, इसका आयोजन कहां? भारत मंडपम नई दिल्ली में 4 से 6 सितंबर के बीच में। मुख्य विषय क्या था? तो भारत वैश्विक मेडटेक विनिर्माण केंद्र, समाधान आधारित इंजीनियरिंग किंतु किफायती, ये इसका थीम था, इसी थीम पर आयोजित किया गया था। आगे देखें 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 कहां पर हुआ? ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था 8 से 11 अक्टूबर 2025 के बीच में। और मुख्य विषय क्या था? परिवर्तन के लिए नवाचार, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का मुख्य विषय था। आगे चर्चा करते हैं 17वां CII ग्लोबल मेडटेक शिखर सम्मेलन 2025 देखा जाए तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और मुख्य विषय क्या था? तो एक स्वस्थ भविष्य के लिए नवाचार, वैश्विक प्रभाव के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना, भारत में निर्माण विश्व के लिए निर्माण, ठीक है, भारत में निर्माण विश्व के लिए निर्माण। आगे देखें 20वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया था। को क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इसका थीम था। आगे देखें ब्रिक्स CII हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025। अब ये जो ब्रिक्स CII हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में। ब्रिजिंग
एंड इनोवेशन इसका थीम था। आगे चर्चा करें, ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025 इसका आयोजन कहां पर किया गया? ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस जो था 2025 का, इसका आयोजन देखा जाए तो नई दिल्ली में किया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सवाल आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जाएगा? देखा जाए तो स्वतंत्रता सेनानी वीर विट्ठल भाई पटेल जो थे, इनको केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय स्पीकर बनाने के 100 साल पूरे हो रहे थे 2025 में। इसी अवसर पर देखा जाए तो 24 से 25 अगस्त 2025 के बीच में नई दिल्ली विधानसभा जो है वहीं पर ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया था, जहां पर पूरे देश भर के जो विभिन्न स्पीकर हैं वो एक साथ इकट्ठा हुए थे। आगे देखें, विश्व रोबोट सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो 10वां विश्व रोबोट सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर? बीजिंग, चीन में इसका आयोजन किया गया था। आगे देखिए, 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? गोवा में आयोजन हुआ। देखो हाईलाइट आपको कैसे करना है, मैं सीधे सीधे आपको पहले बता चुका हूं। 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन गोवा में आयोजित। थीम क्या है? युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना, ये इसका थीम है। ऐसे ही आपको इतना ही पॉइंट हाईलाइट करते चलना है, ठीक है। चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 आयोजन कहां पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में। थीम क्या था? समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। बस यहां पर देखो 4 लाइन लिखा है, आपको 3 सेंटेंस जो है 3 पॉइंट यहां से हाईलाइट करना है। चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण इसका थीम था। ठीक, इतने शॉर्ट करते जाओगे तो आपकी चीजें और भी आसान होती जाएंगी। आगे देखा जाए, यहां पर चर्चा करें भारत स्टील 2026। अभी जो भारत स्टील 2026 है, देखा जाए तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित इस्पात इकोसिस्टम के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सह प्रदर्शनी है, ये सम्मेलन सह प्रदर्शनी था, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। आगे देखा जाए, युवा बौद्ध विद्वानों का तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। ये जो युवा बौद्ध विद्वान है, इनका तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और मुख्य विषय क्या था? 21वीं सदी में बुद्ध धम्म के ज्ञान संचरण। ठीक है। फेथ कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया? फेथ कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इनक्रेडिबल टूरिज्म, इनक्रेडिबल इंडिया इसका मुख्य विषय था। राष्ट्रीय संगोष्ठी, जो राष्ट्रीय संगोष्ठी है मापकी, मापकी 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखा जाए इसका विषय क्या था? इसका विषय था मापन हर समय हर व्यक्ति के लिए, और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। उसी प्रकार तीसरा भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी नई दिल्ली में ही किया गया था। सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? ये जो सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन दोहा कतर में आयोजित किया गया था। याद रखना, दोहा कतर में आयोजित होगा, ये किया नहीं गया था, होगा। कब होगा? 4 से 6 नवंबर 2025 के बीच में होगा। आगे देखें, महत्वपूर्ण खनिजों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। अब ये जो महत्वपूर्ण खनिज है, इन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 जो है, इसका आयोजन 7 से 8 अगस्त 2025 के मध्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपने 175वें स्थापना दिवस के अवसर पर देखा जाए सम्मेलन का आयोजन किया है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। वहीं पर चर्चा कर ले, मुख्य विषय क्या है इसका? तो महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण और दोहन इसका मुख्य विषय है। आगे चर्चा करें तो एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जो एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 7 से 8 अगस्त 2025 के मध्य यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मुख्य विषय क्या था? एवरग्रीन रेवोल्यूशन, द पाथवे ऑफ बायो हैप्पीनेस इसका थीम था। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, और यहीं पर देखा जाए तो पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं कि एमएस स्वामीनाथन दिवस घोषित किया है 7 तारीख को, 7 अगस्त को मनाने के लिए महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, चलिए, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 कहां पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, सप्तसुर 7 राष्ट्र 1 राग, ठीक, सप्तसुर 7 राष्ट्र 1 राग के नाम से एक महोत्सव 7 बिम्स्टेक देशों की विशिष्ट संगीत परंपराओं का उत्सव मनाया गया। यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं, सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच 2025। ये देखा जाए कहां पर आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क यूएसए में इसका आयोजन किया गया था। सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच 2025 का आयोजन यूएसए न्यूयॉर्क में किया गया था। थीम बहुत लंबा सा है, तो आपकी परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन आप ये जरूर याद रखना कि सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का आयोजन कहां पर? न्यूयॉर्क यूएसए में। रामसर कन्वेंशन पर अनुबंधित पक्षों के सम्मेलन की 15वीं बैठक, जो COP15 है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में इसका आयोजन किया गया था। जो रामसर कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन के लिए अनुबंधकारी पक्षों का सम्मेलन के 15वीं बैठक जो हुई थी, यानी COP15 जो हुआ था रामसर कन्वेंशन पर, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में इसका आयोजन किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आदि तिरुथिरई
आदि तिरुवथिरई महोत्सव 2025। देखा जाए तो कहां पर इसका आयोजन किया गया था? गंगई कोंडचोलपुरम में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन तमिलनाडु के गंगई कोंडचोलपुरम में किया गया था। और देखा जाए तो इसका आयोजन जो था संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर किया गया था। यहां पर एक खास बात यह थी कि यह विशेष उत्सव राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री अभियान के 1000 वर्ष पूरे होने और प्रतिष्ठित गंगई कोंडचोलपुरम मंदिर के निर्माण की शुरुआत की स्मरण कराता है। यहां पर पीएम मोदी के द्वारा देखा जाए इस जो महोत्सव था सम्मिलित हुए थे पीएम मोदी, और यहां पर उनके द्वारा स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था, सिक्का भी जारी किया गया था राजेंद्र चोल से रिलेटेड। आगे देखें 20वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन कंबोडिया में हुआ था। सीएम रिप कंबोडिया में इसका आयोजन किया गया था और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, यहां पर थीम क्या था इसका? सेलिब्रेटिंग 2 डेकेड्स फॉर एक्सेलेंस एंड बियॉन्ड, इसका थीम था। देखा जाए तो ऊर्जा वार्ता 2025 का आयोजन कहां पर? इसका जो आयोजन हुआ था ये भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। मुख्य विषय क्या था ऊर्जा वार्ता 2025 का? सहयोग, नवाचार और तालमेल, इसका मुख्य विषय था। शल्यकांड 2025 के बारे में चर्चा कर ले। यहां पर देखा जाए जो सुश्रुत है, सुश्रुत की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में कहां पर आयोजित की गई? तियानजिन, जो तियानजिन चीन है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। विदेश मंत्री भारत के जो थे एस जयशंकर, ये इसमें सम्मिलित हुए थे। 58वीं आसियान भारत मंत्रियों की बैठक 2025 कहां पर आयोजित की गई? कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। मुख्य विषय क्या था? समावेशिता और सततता, समावेशिता और सततता इसका मुख्य विषय था। आगे हम बात कर ले 9वां ओपेक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार 2025। अब ये सेमिनार जो था वियना ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया था। मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय इसका था चार्टिंग पाथवे टुगेदर। ठीक है, चार्टिंग पाथवे टुगेदर द फ्यूचर एनर्जी ऑफ ग्लोबल एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? केवड़िया गुजरात में आयोजित हुआ था। भारत समुद्री निवेश बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? लंदन यूके में स्थित इंडिया हाउस में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इंडिया हाउस में इसका आयोजन हुआ था भारतीय समुद्री निवेश बैठक का। वहीं पर हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद की 134वीं सत्र का आयोजन कहां पर किया गया था? लंदन यूके में ही इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? यहां पर देखें इसका आयोजन झारखंड में किया गया था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक। आगे चर्चा कर लेते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय बैठक कहां पर आयोजित की? कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था। और थीम क्या था इसका? विविधता और अवसर के क्षेत्रों में सौर सहयोग को आगे बढ़ाना। नियंत्रक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। मुख्य विषय क्या था इसका? मुख्य विषय था रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र के माध्यम से वित्तीय सलाह, भुगतान, लेखा परीक्षा और लेखांकन में परिवर्तन, इसका मुख्य विषय था। आगे हम बात कर लेते हैं 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में कहां आयोजित की गई? वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया गया था। और यहां पर चर्चा कर ले क्वाड सदस्य देश कौन कौन से? यहां पर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के विदेश मंत्री और यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, ये महत्वपूर्ण हो जाती है। कहां पर इसका आयोजन हुआ था? वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। भारत आसियान क्रूज वार्ता। अब ये जो भारत आसियान क्रूज वार्ता है ये क्रूज पर ही हुई। कौन से क्रूज पर हुई थी? एमवी एम्प्रेस है। ठीक है, कार्डेलिया क्रूज जहाज है, यहीं पर इसका आयोजन चेन्नई बंदरगाह पर किया गया था आसियान भारत क्रूज वार्ता का। आगे चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई थी? इस जो किंगदाओ, ठीक है, चीन का किंगदाओ है, वहीं पर संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था। और राजनाथ सिंह यहां पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। युवा वैज्ञानिकों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? आईआईटी हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था। मुख्य विषय क्या था? दूरदर्शी लोगों का संगम, वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे चले, राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन कहां पर? नीस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। मुख्य विषय क्या था? तटीय क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना, इसका मुख्य विषय था। भारत मध्य एशिया वार्ता की 4थी बैठक 2025, ये कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। भारत मध्य एशिया जो वार्ता थी उसकी 4थी बैठक 2025 में कहां पर? नई दिल्ली में हुई थी। और यहां पर देखा जाए जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान थे, यहाँ के विदेश मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। और जो एस जयशंकर है भारत के विदेश मंत्री, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की जो बैठक होती है ये कहां पर आयोजित की गई थी? ये 2 जून 2025 को देखा जाए तो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से? 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम 2025। अब ये जो 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम 2025 इसका आयोजन कहां पर? ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। मुख्य विषय क्या था? तो अधिक समावेशी सतत वैश्विक शासन के निर्माण में ब्रिक्स सांसदों की भूमिका।
9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई? ब्राजीलिया, ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और यहां देखा जाए नीति आयोग के शासी परिषद की 10वीं बैठक 2025 में कहां पर आयोजित की गई? भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और यहां पर देखा जाए इसका मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय यह था कि विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025। अब ये जो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आयोजन देखा जाए तो कहां पर किया गया था? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ठीक, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी, इसका आयोजन कहां पर किया गया? रॉटरडैम, नीदरलैंड में किया गया था। सागर माथा संवाद 2025 के बारे में चर्चा कर लेते। काठमांडू, नेपाल में इसका आयोजन किया गया था। मुख्य विषय क्या था? जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के लिए भविष्य, इसका मुख्य विषय था। उसी प्रकार बात करें तो 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 में कहां पर आयोजित हुई? ये ब्राजील, जो ब्राजीलिया है, ब्राजील में पड़ता है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। आगे चर्चा करते हैं। 14वां GISEC ग्लोबल 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? ठीक है, देखा जाए तो इसका आयोजन दुबई, UAE में किया गया था। जो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। और इसका मुख्य विषय क्या था? AI संचालित भविष्य को सुरक्षित करना, इसका मुख्य विषय था। ठीक है, आगे चर्चा करें। 7वां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना, चुनौतियां और अवसर 2025 का आयोजन कहां पर? देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित किया गया। किफायती ऊर्जा एवं रसायनों के साथ एक सतत भविष्य को बढ़ावा देना, इसका मुख्य विषय था। इंडिया स्टील 2025 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर जो मुंबई में है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। बहुत लंबा सा इसका थीम है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन आप इतना याद रख सकते हैं कि शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टील। ठीक है, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टील, इसी थीम पर देखा जाए तो इंडिया स्टील 2025 का आयोजन किया गया था। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो बैठक थी, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? ब्राजीलिया, ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और सतत कृषि को बढ़ावा देना इसका मुख्य विषय था। आइए आगे चलते हैं। जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया था। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक इसका मुख्य विषय था। पीएम मोदी यहां पर पार्टिसिपेट किए थे। 10वां रायसीना डायलॉग के बारे में चर्चा करें तो यहां पर देखा जाए जो रायसीना डायलॉग है इसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हर बार रायसीना डायलॉग, रायसीना हिल्स जो है वो दिल्ली में ही बेसिकली, तो इसका आयोजन जब भी होगा तो दिल्ली में ही होगा। मुख्य विषय क्या था? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कालचक्र, जन, शांति और पृथ्वी, इसका मुख्य विषय था। और यहां पर मुख्य अतिथि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे क्रिस्टोफर लक्सन, यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। आगे देखते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 है इसका आयोजन बार्सिलोना, स्पेन में किया गया। कहां पर? बार्सिलोना, स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। और देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और थीम क्या है? कैवरेज, कन्वर्ज, कनेक्ट, क्रिएट। आगे चर्चा करें। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन ओमान में किया गया था। और थीम क्या था इसका? थीम था समुद्री साझेदारी के लिए नए शिक्षित की यात्रा। ठीक है। दूसरा, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? राजस्थान, उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन उदयपुर, राजस्थान में किया गया। थीम क्या था इसका? थीम था या मुख्य विषय था, जो केंद्रीय विषय था, भारत @ 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन, अब नई दिल्ली है तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में ही किया जाएगा। भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। मुख्य विषय क्या था? रिपब्लिक @ 75। स्लोगन क्या था? हम भारत के लोग। और यहां पर फोकस कंट्री कौन था? रूस यहां पर फोकस कंट्री था और इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025। अब ये जो पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 है इसका आयोजन देखा जाए कहां पर किया गया? जो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात है वहीं पर किया गया था। और यहां पर देखा जाए कि मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल हुए थे? एस जयशंकर यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? डावोस, क्लोस्टर्स, स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज इसका मुख्य विषय था। चलिए आगे बात कर रहे हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर मुख्य विषय क्या था? विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। कहां पर आयोजित हुआ था? भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित हुआ था। और मुख्य अतिथि कौन थी? तो त्रिनिदाद टोबैगो की गणराज्य जो है वहां की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर वर्चुअली सम्मिलित हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए तो 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2025 देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित किया गया। डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य था इसका मुख्य विषय। ठीक है। देखा जाए तो 8वां इंडस फूड 2025 इसका आयोजन कहां पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 8वां इंडस फूड 2025। 8 से 10 जनवरी के बीच में ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था।
आगे चले, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। स्वस्थ और कल्याण की परिस्थिति तंत्र को समझना इसका मुख्य विषय था। 100वां तानसेन संगीत महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था? ये सारे पॉइंट हैं 2024 के, तो ये हमारे मतलब परीक्षा के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो सम्मेलन समारोह होते हैं पिछले 4-5 महीने या 6 महीने के, यानी कि फरवरी के बाद के जितने भी सम्मेलन समारोह हैं वो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको हम लोग चर्चा करेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं, तो इसको आप एक बार देखिएगा, अपनी जो बुकलेट है, किताबें हैं, उन किताबों में इसको एक बार आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट आप देखेंगे अब अक्टूबर नवंबर के हैं, तो अक्टूबर नवंबर वाले पॉइंट आप अपनी बुकलेट से एक बार रिवाइज करिएगा। अब हम चर्चा करेंगे संधि समझौते पर। देखा जाए यहाँ पर तो DPIIT और ICICI बैंक के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। किस लिए हुआ है समझौता? यहाँ पर देखा जाए तो एक स्टार्टअप इंगेजमेंट कार्यक्रम डिजाइन और उसकी शुरुआत करेगा ICICI बैंक, और इसी के लिए देखा जाए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें, DPIIT और फाइजर लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। किस लिए समझौता हुआ है? ये यहाँ पर देखा जाए कि 4 सितंबर 2025 को इनके मध्य स्वास्थ्य सेवा नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यानी कि स्वास्थ्य सेवा नवाचार इकोसिस्टम जो है इसको मजबूत करने के लिए DPIIT और फाइजर लिमिटेड के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत भूटान के बीच क्यों समझौता हुआ है? तो भारत और भूटान कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर तकनीकी सहयोग और मजबूत करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। सेंस्योर एनर्जी, यहाँ पर देखा जाए विभिन्न जो समझौते दे रखे हैं वो समझौते यहाँ पर एक साथ पूरा लिस्ट दिया गया है, पूरा टेबल दिया गया है। अगस्त 2025 में सेंस्योर एनर्जी ने NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के साथ एक ऐतिहासिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इस अनुबंध के अंतर्गत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के गरौठा सब स्टेशन पर 125/500 मेगावाट प्रति घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की जाएगी। ठीक है, आगे देखें, BSNL और NRL के मध्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और BSNL के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौते ज्ञापन के अंतर्गत देखा जाए तो BSNL जो है ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। तो यहां पर देखा जाए 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसके किसके बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? BSNL के बीच में और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के बीच में। इस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, चलो आगे देखें, यहां पर DPIIT HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। तो बहुत से समझौते यहां पर दे रखे हैं, आप इस टेबल को देख सकते हैं, इसको मैं करूंगा स्किप। ठीक है, यहां पर बहुत से समझौते दे रखे हैं, आप इनका जो उद्देश्य है, जो समझौते से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर उद्देश्य पूछा जाता है कि किस दो लोगों के बीच में समझौता हुआ है, तो किस उद्देश्य से हुआ है। ये पूरा उद्देश्य यहाँ पर टेबल में आपके दिया हुआ है और लंबी सी यहाँ पर टेबल है, इस टेबल को आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं स्किप करूंगा, थोड़ा सा स्किप करेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें जो है उन पे फोकस करते हैं और। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये है, मिजोरम सरकार और भाषणी के बीच में समझौता। तो 18 जून 2025 को बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए मिजो समुदाय को भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए मिजोरम सरकार और डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के मध्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। एक सवाल यहाँ पर और है कि पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन था जिसने भाषणी समझौते मतलब भाषणी पर समझौता किया था? तो वो राज्य था त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य था। और ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाषणी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुर सुंदरी मंदिर यहीं पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। योजना परियोजना यहाँ पूरा दिया हुआ है, योजना परियोजनाओं की पूरी लिस्ट दे रखी है, आप इस लिस्ट को देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पर संघ संगठन। ठीक है, संघ संगठन पे आइए चर्चा करते हैं। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, इसके बारे में चर्चा करें तो अगस्त 2025 में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए यह चुनाव 19 से 21 अगस्त 2025 को फुकेट थाईलैंड में आयोजित किया गया था। और देखा जाए इससे पहले 2016 में भारत ने इसके अध्यक्ष पद को संभाला था। सह्याद्री हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया गया है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सह्याद्री हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड के मणिपाल हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 100% तक की हिस्सेदारी के अधिग्रहण को से संबंधित जो प्रस्ताव था उसके संयोजन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है CII के द्वारा। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। आगे चर्चा करें, इंडामेर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया गया है। अगस्त 2025 में अडानी डिफेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने प्राइम एरो सर्विसेज
LLP के साथ साझेदारी में भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल कंपनी इंडामेयर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड का 100% जो हिस्सेदारी है उसको अधिग्रहित करने हेतु एक निर्णायक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। IAC ग्रुप का अधिग्रहण किया गया है, IAC ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया गया है। ऑटोकॉम सिस्टम्स लिमिटेड ने कहा है कि उसने यूके स्थित कंपनी आर्टिफैक्स इंटीरियर सिस्टम्स लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट में आर्टिफैक्स भी कहते हैं, इसके माध्यम से IAC ग्रुप जो स्लोवाकिया का है उसका अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, आगे देखें। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया गया है, तो CII के द्वारा देखा जाए इसकी मंजूरी प्रदान कर दी गई है, और डालमिया सीमेंट द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया गया है। जो JP सीमेंट्स आप देखते हैं ना, JP सीमेंट्स का अधिग्रहण किस सीमेंट कंपनी ने किया है, तो यहां पर देखा जाए डालमिया सीमेंट्स, ये भारत की ही है और इसी ने अधिग्रहण कर लिया है किसका, JP सीमेंट्स का। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए, आगे चलते हैं। इवेको ग्रुप का अधिग्रहण, अब ये 30 जुलाई 2025 को टाटा मोटर्स लिमिटेड और यूरोपीय वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी है इवेको, ठीक है, एक महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, और देखा जाए तो इस समझौते के तहत टाटा मोटर्स इवेको ग्रुप का अधिग्रहण करेगी। ठीक है, आगे देखें। केरल स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां देखा जाए 1 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर पार करने वाली भारत की पहली विविध गैर बैंकिंग कंपनी बन गई है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केरल स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस 1 लाख करोड़ रुपए की टर्नओवर पार करने वाली भारत की पहली विविध गैर बैंकिंग कंपनी बन गई है। आगे हम चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए कैलिविनेटर का अधिग्रहण कर लिया गया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने प्रसिद्ध उपभोक्ता टिकाऊ वस्त्र ब्रांड जो है कैलिविनेटर, इसका अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो कैलिविनेटर का अधिग्रहण किसके द्वारा, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आगे चर्चा करते हैं। यहां पर रेजिस्टेंस फ्रंट की बात आई है, TRF की बात आई है, तो जुलाई 2025 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने द रेजिस्टेंस फ्रंट जो TRF आतंकवादी संगठन था, इसको चिन्हित करते हुए इसे वैश्विक आतंकवादी संगठन की सूची में डाल दिया है। यहां देखा जाए तो TRF पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा और छद्म रूप है। ठीक है, तो जो TRF है इसको देखा जाए अमेरिका का जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। आगे देखते हैं। अडानी सीमेंटेशन का अंबुजा सीमेंट में विलय हो गया है, तो जुलाई 2025 में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण अहमदाबाद बेंच ने अडानी सीमेंटेशन लिमिटेड का अंबुजा सीमेंट्स में विलय कर दिया है। आगे चर्चा करते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक, यहां पर देखा जाए इसकी बैठक कहां पर आयोजित की गई थी, रांची झारखंड में आयोजित की गई थी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 10 जुलाई 2025 को। सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के बारे में चर्चा करें तो जुलाई 2025 में राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का आधिकारिक तौर पर नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से जो JP सीमेंट्स था वो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी प्रकार से ये नाम परिवर्तन जो हुआ है, ये नाम परिवर्तन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि जो राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान था उसका आधिकारिक तौर पर नाम परिवर्तित करके अब क्या कर दिया गया है, तो सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माशरक बैंक के बारे में चर्चा करते हैं। जो माशरक बैंक है क्यों चर्चा में आया, यहां पर देखा जाए तो जुलाई 2025 में संयुक्त अरब अमीरात स्थित माशरक बैंक को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर गुजरात में एक नया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यूनिट खोलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, और यह मंजूरी प्राप्त करने वाला माशरक UAE का पहला बैंक बना है। ठीक है, UAE का पहला बैंक है। परीक्षा पूछ सकता है UAE का पहला बैंक कौन सा है, जो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो बैंकिंग यूनिट है उसे खोलने के लिए मंजूरी मिली है। तो कौन सा बैंक है UAE का, उसका नाम है माशरक बैंक। ठीक है, माशरक बैंक। आगे चर्चा करते हैं। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में चर्चा करें तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया है। यह भारत की पहली समुद्र क्षेत्र की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ठीक है, और इसको देखा जाए तो मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा भी प्राप्त है। तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि भारत की पहली समुद्री क्षेत्र की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी है। ठीक, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसी को देखा जाए तो भारत की पहली समुद्री क्षेत्र की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वामा इन्वर्टर्स LLP और गोल्डी एनर्जी LLP का अधिग्रहण। ठीक है, यहां पर देखा जाए इनका अधिग्रहण हो गया है, और
गोल्डी सन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वामा इन्वर्टर्स एलएलपी और गोल्डी एनर्जी एलएलपी का 100% भागीदारी हिस्सेदारी का अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है सीआईआई के द्वारा। आगे चर्चा करें, समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन। जून 2025 में फ्रांस के नीस में आयोजित जो समुद्री नौवहन है, इसमें सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन के दूसरे सत्र भारत को उपाध्यक्ष के रूप में भाग लिया। यहाँ पर भारत उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया भारत ने, और इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लिपकार्ट के बारे में एक पॉइंट है, यहाँ पर देखा जाए फ्लिपकार्ट ये ई कॉमर्स कंपनी है और फ्लिपकार्ट को भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है और एनबीएफसी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली ये पहली, देखा जाए तो ई कॉमर्स कंपनी है, पहली ई कॉमर्स कंपनी है भारत की जिसे एनबीएफसी का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा प्राप्त हुआ है। आगे देखा जाए, 3 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। अब रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है 3, इनको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है और ये मई 2025 की खबर है। इन खबरों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, जो अपना दृष्टि पार्ट 1 देखा था उसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा पाने वाली जो कंपनी है कौन कौन सी है? मिन्यूशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, साथ ही साथ इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ये तीनों रक्षा क्षेत्र की कंपनियां हैं। इनको मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। आगे चर्चा करते हैं, डॉवलेस ग्रुप पीएलसी का अधिग्रहण 27 मई 2025 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अमेरिकन एक्सेल और मैन्युफैक्चरिंग होल्डिंग्स इंक द्वारा डॉवलेस ग्रुप पीएलसी के 100% जो शेयर धारिता है उसके अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान कर दी है। अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के बारे में चर्चा कर ले तो यहां पर देखा जाए कि भारत अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का 2025 से 28 तक की अवधि के लिए देखा जाए तो अध्यक्ष बना है। ये पॉइंट याद रखिएगा, किस टाइम पीरियड के लिए अध्यक्ष बना है, तो 25 से 28 तक की जो अवधि है उस अवधि के लिए यहां पर भारत अध्यक्ष बना है। आगे चर्चा करें, एशियाई उत्पादकता संगठन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एशियाई उत्पादकता संगठन इंडोनेशिया में आयोजित 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान देखा जाए तो भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन की औपचारिक अध्यक्षता ग्रहण कर ली और भारत का कार्यकाल जो है 2025-26 तक रहेगा। सेल्बी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत तुर्की के ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी सेल्बी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी जो थी उसको रद्द कर दी है। ठीक है, इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा कर ले तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिकागो स्थित इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में स्वतंत्र डिग्री प्रदान करने के लिए भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया है। और इस संस्थान का नया कैंपस कहां पर स्थापित किया जाएगा? मुंबई में स्थापित किया जाएगा। 2026 में यह संस्थान का कैंपस खुल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए मई 2025 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 14 गीगावाट से अधिक की विशाल परिचालन पोर्टफोलियो के साथ पूरे परिचालन पोर्टफोलियो का जल सकारात्मक, ठीक है, वाटर पॉजिटिविटी हासिल करने वाला विश्व का पहला नवीकरणीय ऊर्जा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक बन गया है। ठीक है, तो विश्व का पहला नवीकरणीय ऊर्जा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक कौन? अडानी यहां पर बन गया है। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। आगे चर्चा करते हैं, एडलवाइस म्यूचुअल फंड। ठीक है, एडलवाइस म्यूचुअल फंड देखा जाए तो एडलवाइस म्यूचुअल फंड, एडलवाइस बीएससी इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया इसके द्वारा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्यों चर्चा में रहा? तो ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बना। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपकी परीक्षा में सवाल पूछ सकता है कि ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक कौन है? तो ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो ये जो एटीएम लगा है ये मुंबई मानमड पंचवटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो था उसी में लगाया गया था और भारत में पहली बार है जब भारतीय रेलवे में किसी ट्रेन में एटीएम लगाया गया है। ठीक है, इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। यहां पर देखा जाए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होते हैं उनको देखा जाए, कौन सा है? टाटा स्टील्स लिमिटेड। अभी जो टाटा स्टील्स लिमिटेड है इसके बारे में चर्चा करें तो मुंबई स्थित इस कंपनी को लगातार 8वें वर्ष वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के रूप में मान्यता दी गई है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो टाटा स्टील्स लिमिटेड है इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के रूप में इसको मान्यता दी गई है और लगातार 8वें वर्ष दी गई है। आगे देखें, 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय। यहाँ पर जो आरआरबी थे, 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे, उनका विलय कर दिया गया है और एक राज्य एक आरआरबी के सिद्धांत पर इन आरआरबी का एकीकरण की अधिसूचना जारी की गई अप्रैल 2025 में। विलय के बाद देश में देखा जाए तो 28 आरआरबी होंगे,
जो 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत होंगे। ठीक है, यहां पर देखा जाए आरआरबी जो है उनका विलय कर दिया गया है 26 आरआरबी का, और विलय के बाद देखा जाए तो आरआरबी की कुल संख्या कितनी होगी, 28 होगी, जिनमें जो 26 है वो राज्यों में होंगे और 2 है वो केंद्र शासित प्रदेशों में होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड एक बार फिर चर्चा में। देखा जाए तो यह कंपनी हाइड्रोजन H2 परिवहन के लिए स्टील पाइप विकसित करने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला भारत की पहली स्टील कंपनी बन गई है। ठीक है, और जहां मैं आपको बताता हूं कि जब भी भारत का पहला, विश्व का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला, या भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, उत्तर प्रदेश में प्रथम, ऐसा कोई भी पॉइंट आपकी परीक्षा के सामने, मतलब आपके जब पढ़ते टाइम आपके सामने, नजरों के सामने आए, तो वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको आपको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के बारे में चर्चा करें तो भारत इसका पुनः अध्यक्ष चुना गया 2025-26 के कार्यकाल के लिए। आगे देखें, AIX कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस का विलय कर लिया गया है। यहां पर देखा जाए नागर विमानन निदेशालय के द्वारा दोनों एयरलाइन के विलय को मंजूरी दे दी गई है, और विलयित कंपनी का नया नाम क्या होगा, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं विधि और न्याय पर। यहां पर देखा जाए विधि और न्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य राष्ट्रीय खबरों में हम लोगों ने चर्चा की है, लेकिन कुछ संक्षिप्तियों में देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स उनको भी देखते हैं। तो 4 सितंबर 2025 को राजस्थान विधानसभा द्वारा कारखाना संशोधन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित किया गया है। यह विधेयक कारखाना अधिनियम 1948 को संशोधन करता है। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि मजदूर अब बिना अंतराल के 6 घंटे तक कारखाने में काम कर सकेंगे। ठीक है, यहां देखा जाए तो श्रमिक प्रतिदिन कारखाने में 10:30 बजे तक उपस्थित रह सकेंगे। श्रमिक 75 घंटे के स्थान पर 144 घंटे प्रति तिमाही ओवर टाइम भी कर सकेंगे। महिला स्वयं की लिखित सहमति तथा अन्य शर्तों के अधीन रात्रि में भी कार्य कर सकेंगी। ठीक है, और इसी वजह से देखा जाए तो यह कारखाना अधिनियम पारित किया गया है, जो 1948 के कारखाना अधिनियम में संशोधन करता है, कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। यहां पर देखा जाए जैसा धर्म परिवर्तन जबरदस्ती, अगर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसके लिए देखा जाए तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक विधेयक लाया गया है। 31 अगस्त 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा प्रलोभन अथवा कपटपूर्ण धर्मांतरण के प्रयास को रोकने के लिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के नए प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा, मतलब उसको देखा जाए तो शून्य माना जाएगा। इस विधि में अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होंगे। जो ये विधि है, ये कानून बना है, इसमें जो अपराध होगा, अपराध ये गैर जमानती और संज्ञेय होगा। अवैध धर्मांतरण पर न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष का कारावास तथा न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना प्रस्तावित है। नाबालिग, दिव्यांग, महिला, SC/ST वर्ग के पीड़ितों के विरुद्ध अगर अपराध करने पर न्यूनतम 10 साल और अधिकतम 20 साल की सजा, साथ ही साथ देखा जाए 10 लाख रुपए का जुर्माना, और सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 20 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा, साथ ही साथ 25 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। उसी प्रकार देखा जाए तो उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025 भी पारित किया गया है। 20 अगस्त 2025 को देखा जाए तो उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा इसे पारित किया गया है। इसके माध्यम से आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करके इसे और सख्त बनाया गया है। धर्म परिवर्तन हेतु विदेशी और गैर विधिक संस्थाओं से धन प्राप्त करने पर 7 से 14 साल तक की सजा और कम से कम 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। आगे चलते हैं, भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में चर्चा करें तो 21 अगस्त 2025 को इसे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, और 20 अगस्त 2025 को राज्यसभा में, 19 अगस्त 2025 को लोकसभा में भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक 2025 पारित किया गया। इस अधिनियम में भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन कर गुवाहाटी, असम में एक नया भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित करने और उसे अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है। यहां देखा जाए IIT जो IIM गुवाहाटी है, यह देश का 22वां IIM होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन अधिनियम 2025 चर्चा करें यहां पर तो 21 अगस्त 2025 को इसे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई है। 19 अगस्त को राज्यसभा में और 12 अगस्त को यह लोकसभा से पास हो चुका था। ठीक है, यहां देखा जाए ये अधिनियम खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करता है। देखा जाए तो इस अधिनियम में प्रावधान है कि पट्टाधारक मौजूदा पट्टे में अन्य खनिजों को शामिल करने हेतु राज्य सरकार को आवेदन कर सकता है। अभी तक क्या होता था कि जिस खनिज के लिए एक बार आवेदन हुआ है उसी खनिज का निष्कर्षण करना है, उससे इतर आप जाके निष्कर्षण नहीं कर सकते। अगर आप कोयले की खुदाई कर रहे हैं तो कोयले की खुदाई ही करेंगे। कोयला खोदते खोदते अगर आपको हीरा मिल गया या हीरे मिलने स्टार्ट हो गए तो जहां हीरा मिला वहीं से जो हीरे वाला कारोबार, मतलब हीरे वाला जिसको पट्टा मिला है, वो वहां से खुदाई करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब देखा जाए यहां पर
तो अब जो है ये परिवर्तन जो हुआ है, संशोधन हुआ है, संशोधन के बाद क्या होगा कि पट्टा धारक मौजूदा पट्टे में ही अन्य खनिजों को भी शामिल कर सकेगा। मैं केवल कोयला और हीरे को समझाने के दृष्टिकोण से आपको बताया हूं, बाकी वही चीज यहां पर बताया गया है कि अन्य खनिजों को शामिल करने हेतु राज्य सरकार के लिए आवेदन कर सकेगा। ठीक है, और ये अधिनियम 1 सितंबर 2025 से लागू हुआ है। आगे देखते हैं कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2025, इसके बारे में चर्चा करें तो 21 अगस्त 2025 को इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई है। 12 अगस्त 2025 को राज्यसभा, 11 अगस्त 2025 को लोकसभा द्वारा कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया। यह अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 में वित्त अधिनियम 2025 में संशोधन करता है। इस अधिनियम में नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना के तहत कुछ भुगतान और कर छूट प्रावधान भी शामिल है। चलिए आगे चलते हैं, देखा जाए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2025, अब 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्वारा देखा जाए तो इसे मंजूरी प्रदान की गई है। 12 अगस्त 2025 को राज्यसभा से, 11 अगस्त 2025 को ये लोकसभा से पारित हो चुका है। ठीक है, और ये देखा जाए 2022 का जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन, यहां पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम जो था 2022 का, उसमें संशोधन करता है ये। ठीक है, यहां पर देखा जाए इस अधिनियम में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के मानदंडों और यूनेस्को कन्वेंशन के मानकों के अनुरूप अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की प्रावधान भी किया गया है। आगे चले, लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025, 2 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को मंजूरी दी गई है। देखा जाए तो इस विनियमन के द्वारा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये कौन कौन सी भाषाएं हैं, भाषाओं को याद रखना होगा आपको। अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, भोटी है और पुर्गी है। ठीक है, ये 5 भाषाएं हैं। इन 5 भाषाओं का कोई भी आधिकारिक रूप से कार्य करना है अगर लद्दाख में, तो इन 5 भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है और उससे मनाही नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलो सॉरी, आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को समान पेंशन। अब यहां पर देखा जाए 19 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि उच्च न्यायालय के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है उनको पूर्ण और समान पेंशन का अधिकार है। न्यायालय ने 1 रैंक 1 पेंशन के सिद्धांत को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर लागू करने का निर्देश भी दिया है। आगे चलते हैं, वायुयान वस्तुओं के हित संरक्षण अधिनियम 2025, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उसको मंजूरी दी गई 16 अप्रैल 2025 को। यहां पर चर्चा करें उद्देश्य क्या है, तो भारत के विमान पट्टे और वित्त पोषण तंत्र में वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है, साथ ही साथ निवेशकों के विश्वास को और अधिक गहरा करना है। यहां पर देखा जाए तो अधिनियम नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को कन्वेंशन के लिए रजिस्ट्री प्राधिकरण के रूप में नामित करता है। यहां पर देखा जाए ये 1 मई 2025 से लागू हुआ। आगे देखा जाए बैंककारी विधियां अधिनियम 2025, संशोधन अधिनियम 2025, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 25 अप्रैल, यहां पर 15 अप्रैल को इसको मंजूरी दी गई है। और देखा जाए तो यह अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंककारी कंपनी उपक्रम अर्जन एवं अंतरण अधिनियम 1970, बैंककारी कंपनी के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण अधिनियम 1980 में संशोधन करता है। देखा जाए तो इस अधिनियम में बैंक खाते में नामांकित व्यक्ति के लिए मौजूदा विकल्पों की संख्या 1 से बढ़ाकर 4 करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों में देखा जाए तो नगद आरक्षित गणना के लिए पखवाड़े की परिभाषा को संशोधित करना है। सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल है उसको 8 वर्ष से बढ़ाकर कितना करना है, यहां पर जो सहकारी बैंक होता था, सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल 8 वर्ष का होता था, अब उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया जाएगा। ठीक है, और देखा जाए तो इस अधिनियम में किसी कंपनी में पर्याप्त हित की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का प्रावधान भी किया गया है। अब चलिए आते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ष दिवस सप्ताह पर। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये जो वर्ष दिवस, इंपॉर्टेंट दिवस है, थीम है, उनसे रिलेटेड। देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस होता है ये कब मनाया जाता है। परीक्षा में आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में देखा जाए तो यहां से संबंधित सवाल आए, और किस प्रकार से सवाल आए, डायरेक्टली आपसे सवाल पूछे गए कि फलाना दिवस कब मनाया जाता है। सुमेलित करने के लिए 2 से 3 सवाल आए हुए थे। ठीक है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इसको सुमेलित करने के लिए सवाल आए, और साथ ही साथ देखा जाए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए आए, ये कौन सा दिवस पहले मनाया जाता है और कौन सा दिवस बाद में मनाया जाता है। 3 सवाल लगभग करंट अफेयर के आए थे दिवस और थीम से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है यहाँ पर कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे थीम दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन रिवीजन में मैं आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है उनको बताता हुआ चलूंगा। देखिए दिवस कौन कौन से आपको याद करने होते हैं। अब तो जैसा ट्रेंड है, आयोग पूछ रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा ट्रेंड में एक चीज
कि जितने दिवस होते हैं महत्वपूर्ण, बहुत से दिवस होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूएन के द्वारा बनाया जाने वाला दिवस है उसको पूछता है, या फिर पर्यावरण से संबंधित कोई दिवस है उसको पूछता है, भारत सरकार के द्वारा घोषित कोई नया दिवस है उसको पूछता है, या भारत के किसी महान व्यक्तित्व से संबंधित कोई दिवस है उसको ज्यादातर पूछा जाता है। और ज्यादातर दिवस जो होते हैं वो एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो पशु पक्षियों के हो या किसी कन्वेंशन से रिलेटेड हो, या कोई जैसे ओजोन दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, या महासागर दिवस हो गया, फिर उसके बाद में देखा जाए तो पर्वत दिवस हो गया। ठीक है, ऐसे दिवस अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर हाथी दिवस, बाघ दिवस, शेर दिवस, डॉल्फिन दिवस, नीलगिरी ताहर दिवस, और भारत सरकार के द्वारा जो नए घोषित दिवस जैसे बिरसा मुंडा दिवस, ठीक है, जो जयंती है, जनजातीय गौरव दिवस, उसको पूछ लिया जाता है। फिर देखा जाए तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है भाला फेंक दिवस, नया घोषित है, विभाजन विभीषिका दिवस है, फिर साहबजादा दिवस है, तो और उसके बाद में लोकपाल दिवस। लोकपाल दिवस इस बार आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहली बार घोषित किया गया है कि हर साल 16 जनवरी का जो दिन होगा उसको लोकपाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ऐसे जो दिवस होते हैं वो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और दिवस डायरेक्टली आपकी परीक्षा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए पूछता है, तो इनके जो दिवस थीम है उनको आपको याद करना होगा, हाईलाइट करके उनको फोकस करना होगा, और अन्य यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस और थीम पर भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो होता है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस ये कब मनाया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर 2025 को मनाया गया। और थीम क्या है इसका? एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। यहाँ पर थीम बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाने की जिनकी प्रबल संभावना है, उन्हीं थीम्स को मैं चर्चा करते हुए चलूंगा, वरना हम आगे तेजी से बढ़ते रहेंगे। विश्व मरीज सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखा जाए ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस अथवा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यहां पर देखें तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये ओजोन दिवस आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इवन यूपीपीसीएस 2018 प्रीलिम्स परीक्षा में ओजोन दिवस से संबंधित एक ही परीक्षा में 2 सवाल पूछ लिए गए थे ओजोन से रिलेटेड। 16 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ये इसका थीम था, थीम इसका जरूर याद रखिएगा। आगे देखें नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। यहां पर देखा जाए रेजिंग फॉर एयर इसका थीम था। आगे देखें अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को ही मनाया जाता है। आईसीटी एंड एआई इन पुलिसिंग इसका थीम था। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, और यहां पर इसका थीम क्या था? ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ, ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। आगे देखें दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अब ये जो दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है इसके बारे में चर्चा करें तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार 2024 में जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था वो मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि देखा जाए 23 अगस्त के दिन जो चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा पर लैंड किया था 2023 में, और उसी के उपलक्ष्य में देखा जाए तो 2024 में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था, और इस बार देखा जाए 23 अगस्त को दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। और थीम क्या था? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक, इसका थीम था। ठीक है, आगे देखें अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस अंतर देखो सिर्फ इतना है, महीने का अंतर है, बाकी तारीख जो है वो सेम सेम सी है। यहां पर देखा जाए जो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 अगस्त 2025 को मनाया गया। लोकल यूथ एक्शन फॉर एसडीजीज एंड बियॉन्ड, ये इसका थीम था। आगे देखें विश्व के स्वदेशी जो इंडिजिनस लोग हैं उनका अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 अगस्त को मनाया गया। इंडिजिनस पीपुल्स एंड एआई डिफेंडिंग राइट शेपिंग फ्यूचर इसका थीम था। ठीक है, आगे देखें विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। मानव तस्करी संगठित अपराध है, शोषण समाप्त करे इसका मुख्य विषय था। विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन इसका थीम था। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस इसका थीम था। आगे चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण दिवस कौन सा है? विश्व युवा कौशल दिवस, अब ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या था? यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल इसका थीम था। विश्व जनसंख्या दिवस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपकी परीक्षा में पूछा गया है। 11 जुलाई 2025 को मनाया गया। थीम क्या था इसका? एम्पावरिंग यंग पीपुल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर होपफुल वर्ल्ड इसका थीम था। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो 5 जुलाई 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया 5 जुलाई को ही? देखा जाए तो ये फिक्स नहीं है, पिछली बार 6 को मनाया गया था, इस बार 5 को मनाया गया है। क्यों? जुलाई महीने का जो प्रथम शनिवार होता है उसी दिन अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाते हैं। और इस बार का थीम क्या था सहकारिता का? सहकारिताएं एक बेहतर भविष्य के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान को बढ़ावा देना इसका मुख्य विषय था। आगे देखें
यहां पर देखा जाए 19वां सांख्यिकी दिवस। अब ये जो सांख्यिकी दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? ये पीसी महालनोबिस की जो जयंती होती है उसको सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ 19वां सांख्यिकी दिवस इस बार मनाया गया और 29 जून 2025 को मनाया गया। थीम क्या था इसका? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। इस बार के जो सांख्यिकी दिवस मनाया गया था ये इसका थीम था। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बारे में चर्चा कर ले। 21 जून 2025 को मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसका थीम था। जो विश्व शरणार्थी दिवस है इसका थीम क्या है? थीम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, सॉलिडेरिटी विद रिफ्यूजीज, और 20 जून 2025 को यह मनाया गया। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ठीक है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है, ये कब मनाया गया? 17 जून 2025 को मनाया गया। और 2025 के लिए थीम क्या था? रीस्टोर द लैंड, अनलॉक एंड अपॉर्चुनिटीज इसका थीम था। आगे देखें, वैश्विक पवन दिवस। जो वैश्विक पवन दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया गया। यहां पर देखा जाए तो पवन ऊर्जा, पावरिंग फॉर अ फ्यूचर ऑफ इंडिया इसका थीम था। और इस दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित भी किया गया। कर्नाटक जो था ये 1331.4 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर गुजरात रहा। और ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो ये डाटा लिखा हुआ है ये सवाल आपसे यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया था। ठीक, 2021 का जो पीटी हुआ था उस 2021 के प्रीलिम्स में ये सवाल आपकी परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप जाने रहिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। और 2025 के लिए थीम क्या था? यहां पर देखा जाए तो 2025 के लिए थीम था गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव द लाइव्स। आगे देखें, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून 2025 को मनाया गया। और मुख्य विषय क्या था? प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। ठीक है, ये इसका थीम था, मुख्य विषय था। आगे चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण विषय, विश्व महासागर दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 में ये आया था। 8 जून 2025 को मनाया जाता है। वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेनस, ये इसका थीम था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। और यहां पर देखा जाए थीम क्या था? फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। विश्व पर्यावरण दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार का थीम था। 5 जून 2025 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति जो सैनिक दिवस है, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, यहां पर थीम याद रखिएगा, जो पीस कीपर होते हैं उनके लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस जो कब मनाया जाता है? 29 मई 2025 को मनाया गया। और थीम क्या था इस बार का? तो द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग इसका थीम था। ठीक है, आगे देखें, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपके जैव विविधता दिवस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। 22 मई 2025 को मनाया गया। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास इसका मुख्य विषय था। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस ये 17 मई 2025 को मनाया गया। जेंडर इक्वेलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसका मुख्य विषय था। आगे देखें, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? 15 मई को मनाया गया। फैमिलीज ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका थीम था। ठीक है, टुवर्ड द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फैमिलीज ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इतना याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस का यह मुख्य विषय था। 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस के बारे में चर्चा कर ले यहाँ पर, तो 13 मई 2025 को आयुष मंत्रालय के द्वारा देखा जाए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 23 सितंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, पहले क्या होता था? भगवान धन्वंतरी की जो जयंती होती यानी कि धनतेरस के दिन देखा जाए तो मनाया जाता था आयुर्वेद दिवस, और उसका दिन डिसाइड था नहीं। तो इस वजह से देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको प्रमोट करने में थोड़ा सा मतलब समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, जब दिन डिसाइड नहीं है तो फिर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब हम आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं तो इसके लिए एक डेडिकेटेड दिवस होना चाहिए। और इसी वजह से देखा जाए तो 23 सितंबर का दिन चुना गया है विश्व मतलब जो आयुर्वेद दिवस है, ठीक है, आयुर्वेद दिवस के रूप में। और यहाँ पर हर साल जो 23 सितंबर का दिन है इसको आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इससे आयुर्वेद को प्रमोट भी किया जाएगा, जिससे विश्व स्तर पर जो आयुर्वेद है उसकी पहुंच जन जन तक हो सके। आगे देखा जाए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए मुख्य विषय, यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, 3 मई को मनाया जाता है। और यहां पर देखा जाए थीम क्या था इस बार का? थीम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, रिपोर्टिंग इन अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया इसका थीम था। ठीक है,
रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द प्रेस, द इम्पैक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया इसका थीम था। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मई को मनाया जाता है। यहां देखा जाए तो यह दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को। ठीक है, तो मई जो दूसरा शनिवार था वो 10 मई को पड़ा था। और इसका मुख्य विषय क्या था? साझा स्थान, पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर देखा जाए 25 अप्रैल का जो दिन होता है इसको विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। मलेरिया एंड्स विद अस, ठीक है, रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन, रीजनाइट, ठीक है, इसका थीम था। आगे देखते हैं, चर्चा करें विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। हमारी शक्ति हमारा ग्रह इसका थीम था। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2025 को मनाया गया। आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत, ठीक है, ICOMOS के 60 वर्षों की कार्रवाई और तैयारियों की सीख इसका विषय था। विश्व स्वास्थ्य दिवस देखा जाए तो WHO की स्थापना इसी दिन हुई थी, 7 अप्रैल 2025 को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इस बार का थीम क्या था 2025 के लिए? हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, ठीक है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, अब इसका थीम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप दिवस याद रखिए कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस, जो ट्यूबरकुलोसिस डे होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक चीज और याद रखना, जो दिवस मैंने आपको बताया था उसमें एक चीज और ऐड ऑन करना, जो महत्वपूर्ण डिजीज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिजीज, जैसे कैंसर डे हो गया, TB डे हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में देखा जाए तो मलेरिया दिवस हो गया, ठीक, और एड्स दिवस हो गया। ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इस वजह से देखा जाए जो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं उनसे संबंधित, जागरूकता से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस है उन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए विश्व क्षय रोग दिवस, जो वर्ल्ड TB डे है, वो कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और यहाँ पर देखा जाए थीम क्या था? यस वी कैन एंड TB, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर, ठीक है। आगे देखें, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 मार्च का दिन जो होता है इसको विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। 2025 के लिए थीम क्या था? स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। आगे देखें, 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब मनाया गया? तो 4 से 10 मार्च के बीच में मनाया गया। और मुख्य विषय क्या था? तो विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण को महत्वपूर्ण। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण इसका मुख्य विषय था। 7वां जन औषधि दिवस कब मनाया गया? 7 मार्च 2025 को मनाया गया। दाम कम, दवाई उत्तम इसका विषय था। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2025 को मनाया गया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन द पीपुल एंड प्लेनेट इसका विषय था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 28 फरवरी 2025 को मनाया गया। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 24 से 28 फरवरी के बीच मनाया गया दिवस, और इसका थीम क्या था इस सप्ताह का? वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि इसका थीम था। आगे देखें, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका दिन कब मनाया जाता है ये जरूर याद रखिएगा। यहां पर जो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। और थीम क्या था? लैंग्वेजेस मैटर्स, सिल्वर जुबली सेलिब्रेटिंग ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है, लैंग्वेजेस मैटर, इसको याद रखिएगा। आगे देखें, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 12 से 18 फरवरी के बीच में राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, 4 फरवरी को मनाया गया। यूनाइटेड बाय यूनिक इसका थीम था। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखा जाए तो 2 फरवरी 2025 को मनाया गया। साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण इसका केंद्रीय विषय था। साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण इसका केंद्रीय विषय था। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस देखा जाए कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और AI एंड एजुकेशन इसका थीम था। प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। यहां पर देखा जाए वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच इसका मुख्य विषय था। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर देखा जाए 18 दिसंबर 2024 को मतलब 18 दिसंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का मनाया जाता है, तो यहां पर देखा जाए 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इसको मनाया गया। आगे चर्चा करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस जो होता है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 7 से 10 अक्टूबर के बीच। विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। और इसका थीम क्या था? यूज हार्ट फॉर एक्शन। अब देखा जाए आपकी परीक्षा में तो सितंबर 2024 का विश्व हृदय दिवस है वो नहीं पूछा जाएगा, इसी वजह से आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाते हैं। और समुद्री दिवस जो होता है 26 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलो
आगे देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। अब ये दिवस की टेबल यहाँ पर दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट आपके सुमेलित करने के लिए, कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उपयुक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित है, कितने जोड़े सही सुमेलित नहीं है, या डायरेक्टली आपसे पूछे या मिलान करने के लिए पूछे, पूरी टेबल ये दे रखी है। इस टेबल को रट लेना, इससे आपका पूरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए वर्ल्ड क्लीन अप डे कब मनाया जाता है, 20 सितंबर 2025 को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को। दक्षिण के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतरराष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को। इंटरवेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, ठीक, यहां पर देखा जाए 16 सितंबर को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर 2025 को। आक्रमण से शिक्षा के बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, जो इंटरनेशनल डे फॉर प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक जो होता है, ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2025 को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो मनाया गया 5 सितंबर 2025 को मनाया गया। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 4 सितंबर 2025 को मनाया गया। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर 2025 को मनाया गया। जबरन गायब किए गए पीड़ितों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 30 अगस्त 2025 को मनाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है मेजर ध्यानचंद्र की जयंती 29 अगस्त 2025 को। उसी प्रकार परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस जो होता है ये 29 अगस्त 2025 को मनाया गया। पहला विश्व झील दिवस, अब ये पहला दिवस है इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला विश्व झील दिवस कब मनाया गया, 27 अगस्त 2025 को मनाया गया। आगे देखें, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है, ये 14 अगस्त को मनाया गया। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस जो मनाया गया ये 9 अगस्त को मनाया गया इस बार, ठीक है। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया, 9 अगस्त को मनाया गया। रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखें, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये 7 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। हिरोशिमा दिवस जो होता है ये 6 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब डे WWW डे जो होता है ये 1 अगस्त 2025 को मनाया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह जो होता है ये 1 से 7 अगस्त 2025 के बीच में आयोजित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो होता है इंटरनेशनल टाइगर डे जो होता है ये 29 जुलाई को मनाया गया। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस इंपॉर्टेंट है, 28 जुलाई को मनाया गया। 26वां कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई को मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे जो मनाया गया ये कब मनाया गया, ये 24 जुलाई को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो मनाया जाता है यहाँ पर, जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया ये 23 जुलाई को मनाया गया। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस 22 जुलाई को मनाया गया। वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे 25 जुलाई को मनाया गया। आगे चलते हैं, आयकर दिवस, अब ये आयकर दिवस कब मनाया गया, 24 जुलाई 2025 को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई 2025 को। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई 2025 को। विश्व इमोजी दिवस 17 जुलाई 2025 को। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई 2025 को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सराहना दिवस, ठीक है, AI एप्रिसिएशन डे जो होता है 16 जुलाई को मनाया जाता है। पहला विश्व अश्व दिवस, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, विश्व अश्व दिवस पहली बार मनाया गया है 11 जुलाई को 2025 को, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो होता है 10 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जैव उत्पादक दिवस जो होता है ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस डे, ठीक है, विश्व जूनोसिस डे जो होता है ये 16 जुलाई को। और वन महोत्सव सप्ताह जो होता है ये कब से कब तक, 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को। GST दिवस 1 जुलाई को ही। राष्ट्रीय चार्टर अकाउंटेंट दिवस ये भी 1 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस जो होता है ये 30 जून को होता है। अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो होता है ये कब होता है, ये मनाया जाता है 29 जून को, ठीक है। और उसी प्रकार से सारे दिवस की यहाँ पर पूरी टेबल दे रखी है। अब इसमें से एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको सीधे सीधे जो भी दिवस पर्यावरण से रिलेटेड है, किसी इंपॉर्टेंट डिजीज से रिलेटेड जो चर्चा में रहती है, कोई दिवस जो पहली बार मनाया गया है, कोई ऐसा दिवस जो भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया है और नया दिवस है, और ऐसा दिवस जो जीव जंतुओं पशु पक्षियों से रिलेटेड है, ऐसा दिवस जो पृथ्वी से रिलेटेड है और जितने भी लिविंग बीइंग है उनसे रिलेटेड है, तो वो दिवस आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ UN के द्वारा जो घोषित दिवस है, चाहे वो प्रमुख संस्थान है, संस्थानों से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण दिवस है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ग्लेशियर डे हो गया, फिर उसके बाद गौरैया दिवस हो गया, वन दिवस हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो जो जैसे मोटापा दिवस हो गया, अंगदान दिवस हो गया, ठीक है। तो ये सारे दिवस आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पूरी टेबल यहाँ पे दे रखी है, इस टेबल को आप रट लीजिएगा, ठीक। तो इससे आपका पूरा काम हो जाएगा। जैसे वीर बाल दिवस है, नया दिवस है, घोषित किया गया है। रामानुजम की जयंती होती है 22 दिसंबर को, राष्ट्रीय गणित दिवस इस दिन मनाया जाता है। किसान दिवस देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है। तो ऐसे दिवस आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस है, देखा जाए पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी 24 अप्रैल को, इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। तो ये पूरा दिवस यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है, इस दिवस को आप रट लीजिएगा। और यहाँ पर देखो लोकपाल दिवस लिखा है ना, 16 जनवरी 2025। लोकपाल दिवस के साथ साथ इसी दिन राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना अपने दिमाग में कि लोकपाल दिवस और स्टार्टअप डे दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। पहली बार लोकपाल दिवस मनाया जा रहा है, इस वजह से लोकपाल दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए आगे चलते हैं। दिवस तो हमने देख लिया, पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, टेबल को आप देखेंगे। आते हैं कुछ प्रमुख किताबों पर। ठीक है, अब ये किताबें देखते हैं। यहां पर देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर, अ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। ये किताब किसने लिखी है? लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लो। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लो के द्वारा किताब लिखी गई है। मदर मैरी कम्स टू मी, ये किताब किसने लिखी है? अरुंधति राय ने लिखी है। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ये किताब अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। वहीं पर देखा जाए द इम्पॉसिबल फॉर्च्यून रिचर्ड ओस्मान के द्वारा लिखी गई है। प्लेन आइस रेचल हैरिसन के द्वारा लिखी गई है। 107 डेज, ठीक है, कमला हैरिस ने लिखा है। वहीं पर एमिटी किसने लिखी है? नाथन हैरिस ने लिखी है। हिस्ट्री मैटर्स डेविड मैकलॉगन लिखी है। ठीक है, आगे देखें। द कॉन्शियस नेटवर्क, अ क्रॉनिकल ऑफ रेजिस्टेंस टू अ डिक्टेटरशिप, ये किताब किसने लिखी है? सुगाता श्रीनिवास राजू ने लिखी है। आगे देखें। द राइज ऑफ द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी है, किसने लिखी है? आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स सेलेक्टेड स्पीच, ये किसने लिखी है? ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी परीक्षा के लिए, इंपॉर्टेंट है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किताब किसने लिखी है? डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखी है। आगे हम बात कर लेते हैं द लेट देम थ्योरी। ठीक है, द लेट देम थ्योरी ये किसने लिखी है? मेल रॉबिन्सन ने लिखी है। द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ, अ ट्रांसफॉर्मेटिव गाइड टू डिजाइन योर ड्रीम लाइफ, ये किसने लिखी है? साहिल ब्लूम ने लिखी है। एटॉमिक हैबिट्स किसने लिखी है? छोटे बदलाव असाधारण परिणाम, जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई है। यह अनुवाद की गई किताब किसके द्वारा? डॉक्टर सुधीर दीक्षित के द्वारा। पुष्कर धामी हिमालय का जीवंत उष्मा, ये किताब किसने लिखी है? संभावना पंत ने लिखी है। पुष्कर धामी हिमालय की जीवंत आत्मा। ठीक है, आगे देखा जाए द लिटिल बुक ऑफ रूमी, ये किताब किसने लिखी है? महेश दत्त शर्मा के द्वारा लिखी गई है। द लिटिल बुक ऑफ रूमी। इंडियन कंट्री सुभा राव के द्वारा लिखी गई है। द बुक ऑफ किलिंग्स, द महाभारत थ्रियोलॉजी, ठीक है, ट्रायोलॉजी, ये किताब अमित मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। द चोला टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथ, रिपीट हो गया है, अमीश के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे देखा जाए एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, द मैन हु फेड इंडिया, प्रियम्बत जयकुमार के द्वारा लिखी गई, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। कन्फेक्शन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, ये किताब किसने लिखी है? वी एस रवि के द्वारा लिखी गई किताब, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। वी एस रवि जाने माने राइटर है। और कन्फेक्शन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो है ठीक है, ये किताब किसने लिखी? जया किशोरी के द्वारा लिखी गई, जो है ठीक है। ठीक है, आगे देखा जाए द गोल्डन रोड, हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, विलियम डेल रिम्पल के द्वारा लिखी गई है। विलियम डेल रिम्पल के द्वारा लिखी गई है। क्लिंट किसने लिखी है? शॉन लोवी के द्वारा लिखी गई है। वहीं पर लर्निंग फ्रॉम साइलेंस पीको अय्यर के द्वारा लिखी गई है। संसद और मैं रामनाथ ठाकुर ने लिखा है। वहीं पर द डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जैसिंडा आर्डन के द्वारा लिखी, बहुत महत्वपूर्ण किताब है जैसिंडा आर्डन। देखा जाए तो जानी मानी राजनेता है, और जानी मानी राजनेता के द्वारा लिखा जाएगा ये किताब आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और डिफरेंट काइंड ऑफ पावर परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना। इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, यहां पर देखा जाए आद्रे ट्रुस्के के द्वारा लिखी गई है। द नागा वॉरियर्स, द बैटल ऑफ गोकुल, अक्षत गुप्ता ने लिखी है। वहीं पर देखा जाए टाटा एक कॉर्पोरेट ब्रांड का विकास, मॉर्गन विट्जलेस ने लिखी है। द पॉलिटिकल थॉट ऑफ द सी जिनपिंग, ये किसने लिखी है? स्टीव तासंग और ओलिविये चियोंग के द्वारा लिखी गई है। मैन एट होम, इमेजिनिंग लिबरेशन इन कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, ये किताब किसने लिखी है? ज्ञानेंद्र पांडे ने लिखी है। फिर उगना, देखा जाए फिर उगना हिंदी भाषा के लिए देखा जाए साहित्य अकेडमी जीती किताब है। फिर उगना पार्वती तिर्की के द्वारा लिखी गई है। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये किताब किसने लिखी है? श्रीनाथ राघवन ने लिखी है। वहीं पर मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। हाउ टू फॉरगेट मीरा गणपति के द्वारा लिखी गई है। किंग ऑफ एसेस किसने लिखी है? एस ए कास्बी के द्वारा लिखी गई है। टेलीकॉम वॉर्स किसने लिखी है? द रेस टू कैप्चर अ बिलियन वॉइसेस, ये किताब दीपाली गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये किताब संजीव चोपड़ा ने लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण किताब हो जाती है। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री टिम विगमोर के द्वारा लिखी गई है। आगे देखें
फेयरलेस किताब किसने लिखी है? लॉरेन रॉबर्ट्स के द्वारा लिखी गई है। लॉरेन रॉबर्ट्स के द्वारा फेयरलेस किताब लिखी गई है। एप्पल इन चाइना, द कैप्चर ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कंपनी, पैट्रिक मैकगी के द्वारा लिखी गई है। द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन के द्वारा लिखी गई किताब है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर, पूजा पुजारा के द्वारा लिखी है। चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है, उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताब है। आगे देखें, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये किताब किसने लिखी है? बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताब है। किसके द्वारा? बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताब है। आगे देखें, रामानुज जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ये किताब किसने लिखी है? अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा लिखी गई है। हार्ट किताब बानू मुश्ताक के द्वारा लिखी गई है। टेस्टेड बिग डिसीजन, टेस्टेड बिग डिसीजन, स्मॉल डिसीजन, द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व, ये किताब किसने लिखी है? पैट कमिंस के द्वारा लिखी गई है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रह चुके पैट कमिंस, उन्हीं के द्वारा किताब लिखी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब हो जाती है। द अनडाइंग लाइट, अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, किताब किसने लिखी है? गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा लिखी गई है। आगे देखा जाए, बियॉन्ड द कोर्ट रूम, रिफ्लेक्शन ऑन द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशनहुड, ये किताब किसने लिखी है? फली एस नरीमन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मल्टी टैलेंटेड हनुमान, ये किताब किसने लिखी है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा ये किताब लिखी गई, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। आगे देखें, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, बिल गेट्स, यहां पर देखा जाए बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई किताब है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नौकर की कमीज, विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा लिखी गई है। मेरे अच्छे दिन किसने लिखे हैं? हरि सिंह राणा ने लिखे हैं मेरे अच्छे दिन। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, एन अनलाइकली फ्रेंडशिप, ये किसने लिखा है? ए.एस. दुलत के द्वारा लिखी गई किताब है। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखी गई किताब है। ये ऊपर मैं बता चुका हूं, रिपीट हो रहा है यहाँ पर। द फर्स्ट जेंटलमैन किताब किसने लिखी है? बिल क्लिंटन, जेम्स पैटरसन के द्वारा लिखी गई किताब है। मीडिया एंड द पावर ऑफ नॉलेज किताब किसने लिखी है? स्टीव फुलर के द्वारा लिखी गई है। लाइफ ऑन मार्स, कलेक्टेड स्टोरीज किसने लिखी है? नमिता गोखले के द्वारा लिखी गई किताब है। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये किताब अरुण शौरी ने लिखी है। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। द ग्लास पैलेस किसने लिखी है? अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। वाइल्ड फिक्शन एसेस, ये किताब किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने ही लिखी है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। और G20 के देखा जाए तो जो मतलब आयोजन का मुख्य जिम्मा था वो अमिताभ कांत के ऊपर ही था, और उन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। स्टम्प्ड, लाइव बिहाइंड द बियॉन्ड द 22 यार्ड्स, किसने लिखी है? सैयद किरमानी के द्वारा लिखी गई किताब है। ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये किताब दीपा मलिक ने लिखी है। आगे देखें, व्हाट इज दिस, हिंदू राष्ट्र, सीताराम येचुरी के द्वारा लिखी गई किताब है। द फाइट फॉर अ रिपब्लिक, सीताराम येचुरी के द्वारा लिखी गई किताब है। रिफ्लेक्शन ऑन कल्चर मीडिया साइंस, सीताराम येचुरी ने ही किताब लिखी है। आगे देखें, टीपू सुल्तान, द सागा ऑफ मैसूर इंटररेग्नम, ये किताब विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय, राकेश कुमार शर्मा ने लिखी है। कौन देश के वासी, वेणुगोपाल, सूर्यबाला ने लिखी है। और यहाँ पर देखा जाए ये पुरस्कार विजेता पुस्तक है, कौन देश के वासी, वेणुगोपाल। शताब्दी के झरोखे से, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई किताब है, महत्वपूर्ण है। होप द ऑटोबायोग्राफी, पोप फ्रांसिस, अनुवादक रिचर्ड डिक्सन इसके अनुवादक है, उनके द्वारा लिखी गई किताब है। द सर्कल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, बिल गेट्स, ऊपर मैं बता चुका हूं, यहाँ रिपीट हो रहा है। स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, किताब किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने लिखी है। विटनेस किताब किसने लिखी है? साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वराज के द्वारा मिलकर लिखी गई किताब है। नेक्सस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू AI, ये किताब किसने लिखी है? युवाल नाउ हरारी के द्वारा लिखी गई किताब है। सिटीजन माई लाइफ आफ्टर द व्हाइट हाउस, बिल क्लिंटन के द्वारा लिखी गई है। नेहरूज इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये किताब किसने लिखी है? आदित्य मुखर्जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताब है। आइए चलते हैं, कुछ अन्य किताबों को भी देख लेते हैं यहां पर। द गांधीयन स्टेटमेंट ऑफ बिहार, नीतीश कुमार, किसने लिखी है? अशोक चौधरी और सामवी चौधरी के द्वारा लिखी गई किताब है। मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ, रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, ये किताब किसने लिखी है? तरुण चुद ने लिखी है। ठीक है, आगे देखें, एड फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई किताब है, महत्वपूर्ण है। द नागा स्टोरी किसने लिखी है? सोन वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। द वंडरलैंड ऑफ बर्ड्स किताब शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। एट हैपेंस फॉर अ रीजन किताब किसके द्वारा? प्रीति शेनाय के द्वारा लिखी गई है। वहीं पर द विनर्स माइंडसेट किताब किसके द्वारा? शेन वॉटसन के द्वारा।
द कॉन्स्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा लिखी गई है। द हंग्री टाइड अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। उसी प्रकार से मकतूब किताब पाउलो कोएल्हो के द्वारा लिखी गई है। और द पार्टीशन प्रोजेक्ट किसने लिखी है? यहां पर देखा जाए सादिया फारूकी के द्वारा लिखी गई है। एक समंदर मेरे अंदर देखा जाए तो डॉक्टर संजीव कुमार जोशी के द्वारा लिखा गया है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी किताब किसी है? मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशियंस ये किताब डॉक्टर मनसुख मांडवी के द्वारा लिखी गई है। शाहदाबा ये किताब मुनव्वर राणा ने लिखा है। 11 रूल्स फॉर लाइफ चेतन भगत ने लिखी है। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमी फॉर फ्यूचर रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा लिखी गई किताब है। नए भारत का सामवेद नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है। द प्रॉफिट किताब खलील जिब्रान के द्वारा लिखी गई है। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर अ अनअटेम्प्टेड मर्डर ठीक है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। आगे देखा जाए आगे देखें द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई किताब है। मोदी का बनारस अरविंद चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। और उसी प्रकार देखें थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी टी.एन. शेषन के द्वारा लिखी गई है। स्मोक एंड एसेस अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। और आगे हम बात कर ले विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी के द्वारा। कम लेट्स रन यहां पर देखा जाए म सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। द लाइट ऑफ कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई है। और यहां पर देखा जाए ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत ठीक है विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है विक्रम संपत के द्वारा। परीक्षा में आपसे पूछे कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है। तो अपने इस वीडियो में देखा जाए तो हमने कुछ महत्वपूर्ण जो संक्षिप्तियों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ठीक है चाहे वो महत्वपूर्ण दिवस हो महत्वपूर्ण सम्मेलन हो महत्वपूर्ण पुस्तकें हो किताबें हो चर्चित व्यक्ति हो चर्चित स्थल हो संघ संगठन हो समझौते हो ज्ञापन हो अभ्यास अभियान हो ऑपरेशन हो उन सब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे 2 पार्ट पे करके हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल रहा है और आपके एप्लीकेशन पर भी मिल रहा है। और इसी के साथ देखा जाए संक्षिप्तियां जो है संक्षिप्तियां होती है हमारी पूरी समाप्त। संक्षिप्तियों को आप एंजॉय करिए और अच्छे से रिवाइज करिए। रिवाइज करने के साथ साथ देखा जाए ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर के सवालों की संख्या अगर 30 होती है तो उन 30 में से देखा जाए तो कम से कम 15 से 16 सवाल ऐसे होते हैं जो संक्षिप्तियों से ही आपके कवर हो जाएंगे। चाहे वो पुरस्कार हो सम्मान हो खेल हो मतलब पुरस्कार हो सम्मान हो व्यक्ति हो महत्वपूर्ण चर्चित नियुक्तियां हो अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हो राष्ट्रीय नियुक्तियां हो महत्वपूर्ण दिवस हो थीम हो डे हो अभ्यास हो ऑपरेशन हो या फिर इंपॉर्टेंट पुस्तकें हो ठीक है निधन हो उनसे संबंधित सवाल आपके सारे सवाल देखा जाए तो संक्षिप्तियों से कवर हो जाते हैं। और इस प्रकार संक्षिप्ति आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इसी वजह से देखा जाए इसको 2 पार्ट में करके हमने कवर किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था स्किप करने जैसा तो कोई भी चीज स्किप नहीं की गई है। और देखा जाए लास्ट में जो विविध का सेक्शन है उसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। और जो दोनों वीडियो आपको कंपाइल करके दिए गए हैं दोनों वीडियो दिए गए हैं इन दोनों वीडियो को आप अच्छे से रिवाइज करें पढ़ें कंठस्थ करें रिवीजन करें। 2x पे आप देखते जाएंगे तो मैंने आपको सारी चीजें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ बता दिया है आपको ठीक है। आप 2x पे वीडियो को प्ले करिए सुनिए आपका काम हो जाएगा। आपने एक बार मैगजीन को पढ़ा है रिवाइज किया है रिवीजन के लिए आप इस वीडियो को यूज करिए स्पीड बढ़ाइए 2x पे करिए। आप काम कर रहे हैं करते रहिए खाते पीते टाइम या कहीं घूमते टाइम वॉक पे निकले हैं या कुछ कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप ईयरबड लगाए रहिए ईयरफोन लगाए रहिए नेक बैंड लगाए रहिए सुनते रहिए पढ़ते रहिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए एंजॉय करते रहिए और परीक्षा की तैयारी अंतिम दौर में भरपूर तरीके से करते रहिए। इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को करते ही पर समाप्त। मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।